Assalamu alaikum guys, this is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, in today's video I'm going to discuss about T.S. Eliot as a critic. I'll give you an introduction of T.S. Eliot. So let's start guys. T.S. Eliot का पूरा नाम था थॉमस स्टेरेंस एलियट OM, ठीक है, और ये 26 सितंबर 1884 में अमेरिका में पैदा हुए थे और बाद में ये इंग्लैंड में सेटल डाउन हुए थे। 4 जनवरी 1965 इनका डेथ पीरियड। और वॉज अ पोइट, इसाइस्ट, पब्लिशर, प्ले राइट, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर। इन्होंने फेबर एंड फेबर कंपनी में भी काम किया था जो कि एक पब्लिशर हाउसिंग कंपनी थी और बहुत ज़्यादा इन्होंने बेहतरीन कामों को पब्लिश किया था। तो फेबर एंड फेबर कंपनी ने बहुत अहम कामों को पब्लिश किया था और फिर टी.एस. एलियट ने एज अ डायरेक्टर वहाँ अपनी जॉब का आगाज़ किया था, इसलिए इन्हें बेहद पजीराई मिली और बहुत इनको लोग जानने लगे, पहचानने लगे और इनकम भी बहुत अच्छी हो गई, जिसकी वजह से ये वहीं सेटल डाउन हो गए और इनकी शादी भी वहीं हुई। बाद में इन्होंने अपना अमेरिकन पासपोर्ट भी छोड़ दिया था। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। बोर्न इन एस्टी लायोस, मिजूरी, to a prominent Boston Brahmin family, he moved to England in 1914 at the age of 25 and went on to settle, work and marry there. ये यानी वहाँ वर्ल्ड वॉर की वजह से इंग्लैंड में स्टक हो गए थे, जिसकी वजह से इन्हें छोटे मोटे काम करने पड़े वहाँ, जैसे टीचिंग था और इसी तरह कुछ थोड़ा बहुत क्लर्क की जॉब और बैंक में एज अ क्लर्क इन्होंने जॉब की, फिर टीचिंग वगैरह, इस तरह के छोटे मोटे काम करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर जब इन्हें फेबर एंड फेबर जो थी पब्लिशर हाउसिंग कंपनी, तो इसमें जब इन्हें काम मिला एज अ डायरेक्टर, तो फिर इनकी लाइफ बदल गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी में निखार आने लगा। He became a British subject in 1927 at the age of 39, subsequently renouncing his American citizenship. और इन्होंने फिर अपनी अमेरिकन सिटीज़नशिप यानी पासपोर्ट भी छोड़ दिया और इसी तरह अपनी लाइफ को इंग्लैंड में ही गुजारा। कंसिडर्ड वन ऑफ द 20th century मेजर पोइट्स, और 20th century के जो मेजर पोइट्स थे उनमें इनका नाम आता था। बहुत फेमस थे, पॉपुलर हुए अपने क्रिटिसिज्म की वजह से। एलियट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन फॉर द पोइम द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। इन्होंने अपनी इस नज़म के ज़रिए बहुत ज़्यादा अटेंशन पाई, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए, जो कि 1915 में लिखी गई थी, विच वॉज सीन एज अ मास्टरपीस ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट। मॉडर्निस्ट मूवमेंट में इसको एक एज अ पीस ऑफ आर्ट के तौर पे देखा गया और इसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। It was followed by some of the best known poems in the English language, including The Wasteland 1922. Wasteland जो थी वो 1922 में इन्होंने लिखी थी। वेस्टलैंड को आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने टी.एस. एलियट की जो उस टाइम का टाइम पीरियड था, मार्क्सिज्म आया था और यानी जो वल्गैरिटी प्रमोट की गई थ्रू मैगज़ीन्स और न्यूज़ मीडिया, तो ये सब चीज़ें आपको वेस्टलैंड में उन्होंने इस तरह दिखाई हैं कि आप उसको विजुअलाइज़ कर सकते हो। यानी अगर आपने टी.एस. एलियट का दौर देखना है या उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेस्टलैंड को प्रॉपर्ली पढ़ो, आपको वो सब समझ आ जाएगा कि वो किस दौर से थे और क्यों वो इतने ज़बरदस्त क्रिटिक थे और उनका काम कैसा था। तो आपको जब आप वेस्टलैंड पढ़ोगे तो आपको ये सब समझ आ जाएगा। द होलो मैन 1925 में उन्होंने लिखा, ऐश वेडनेसडे 1930 में एंड 4 क्वार्टर्स 1943 में। He was also known for his 7 plays, particularly Murder in the Cathedral. Murder in the Cathedral ये जो है इनका बहुत prominent play रहा है, जो इन्होंने 1935 में लिखा। एंड द कॉकटेल पार्टी 1949 में लिखा, इसको भी बहुत पजीराई मिली। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1948। ये आपको याद रखना है कि इन्होंने वॉन किया था नोबल प्राइज़ लिटरेचर में 1948 में, फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोइट्री। यानी जो इनकी कंट्रीब्यूशन रही हैं पोइट्री से लेकर, उस वजह से इनको नोबल प्राइज़ मिला था।
इनके बहुत ही ज़बरदस्त कुछ कोट्स हैं जो आपको एक बार ही पढ़ने से याद हो जाते हैं। इन्होंने एक बार कहा, आई हैव मयर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफ़ी स्पून्स। यानी इससे हमें ये पता लगता है कि ज़्यादातर टी.एस. एलियट का टाइम जो है वो कॉफ़ी शॉप्स में गुज़रा है, क्योंकि बहुत ही डीप बात और बहुत ही आसान अल्फाज में जो अक्सर बेहद खूबसूरती से उनका बात करने का जो अंदाज़ था वो दिल में उतरता था। जेन्युइन पोइट्री कैन कम्युनिकेट बिफोर इट इज़ अंडरस्टूड। यानी उन्होंने पोइट्री के बारे में ये कहा है कि पोइट्री ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको समझने से पहले उसके बारे में बात करनी आ जाए। यानी इतनी अच्छी होनी चाहिए और इतना उसमें मैसेज डीप होना चाहिए और ऐसी ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए, इतनी अबंडेंट होनी चाहिए कि आप उसके बारे में इतना अच्छा जान जाओ कि आपको उसको समझने से पहले ही उसके ऊपर बात करनी आ जाए। एक इनका है, एवरी मोमेंट इज़ अ फ्रेश बिगनिंग। ये बहुत खूबसूरत इनका, यानी ये जो कोटेशंस हैं ये अगर आप अपने पेपर में कुछ इस तरह लिखो, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद अगर कुछ ऐसी छोटी छोटी सी कोटेशंस जो कि सिर्फ एक एक लाइन की है, तो वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी एग्जामिनर पे। Hope you learned from this video something a little bit maybe. So please don't forget to like, share and subscribe my channel Literary Birds. इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम टी.एस. एलियट को एज अ क्रिटिक जो हैं वो देखेंगे, और लेंथी इंशाल्लाह वो थोड़ी सी वीडियो होगी क्योंकि उसमें हम लोग क्रिटिसिज्म को साथ थोड़ा बहुत एलाबोरेट करेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।